नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो संयुक्त अरब अमीरात से भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश आएगा। यूएई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक फंड बनेगा। इससे भारत में सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, औद्योगिक पार्क आदि का बुनियादी विकास गति पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी यात्रा की अपनी इस उपलब्धि के साथ कहा है कि यह भरोसे का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार सत्ता में आई तो दुनिया गाजे बाजे के साथ भारत में पैसा ला रही है, इसका प्रचार बहुत है। मतलब मोदी सरकार ने दुनिया में भरोसा बनाया है। प्रधानमंत्री ने जितनी विदेश यात्राएं की है उसमें उनकी आर्थिक कूटनीति सचमुच में हावी रही है। भारत में पैसा आए, निवेश हो, इस पर नरेंद्र मोदी ने फोकस बनाया है। जापान से लेकर अमेरिका, जर्मनी से लेकर खाड़ी, सभी यात्राओं में निवेश के वायदे हुए। रजामंदी के मसौदे में बड़ी बड़ी बातें हुई। अरबों खरबों रुपए के निवेश के ऐलान हुए। सो संदेह नहीं है कि घोषणाओं और वायदों की बहुत बातें हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि घोषणा से बात आगे नहीं बढ़ रही। दुनिया इंतजार कर रही है भारत में काम करने लायक माहौल बनने की। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद विदेशी पूंजी निवेश रुका हुआ है, ठिठका हुआ है, और वजह भरोसा होते हुए भी भरोसा नहीं होना है। विचित्र स्थिति है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर चल रहे हंगामे की आग बहुत जल्दी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है। मराठा और जाट आरक्षण की राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता कमर कसने लगे हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार मुस्लिम और मराठा आरक्षण के बारे में 15 दिन में फैसला करे। अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो आंदोलन होगा। अगला नंबर राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चले गए अजीत सिंह का है। वे पिछले कई महीनों से जाट आरक्षण के आंदोलन की तैयारी में हैं। उनकी पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस समय जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर छोटे चौधरी फिर से अपने पैर जमा सकते हैं। सो बहुत संभव है कि अगले महीने जाट आरक्षण की मांग लेकर राष्ट्रीय लोकदल का आंदोलन शुरू हो। उनकी तैयारी दिल्ली मार्च करने की है। जाट आरक्षण का भाजपा ने भी समर्थन किया है, लेकिन अजीत सिंह के आंदोलन से उसे नुकसान होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलग शरद पवार की पार्टी मराठा और मुस्लिम आरक्षण की मांग करेगी। मराठा आरक्षण के आंदोलन को शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी समर्थन होगा। शरद पवार इस मसले पर महाराष्ट्र के प्रादेशिक क्षत्रपों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह गुजरात में पटेल आरक्षण का आंदोलन हुआ है, वैसे ही बड़े पैमाने पर जाट और मराठा आरक्षण का आंदोलन भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में अब प्रादेशिक क्षत्रपों का भाव बढ़ने वाला है। असम के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के इस्तीफा देने और भाजपा के साथ जाने के बाद कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ी है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि शर्मा के पार्टी छोड़ने से असम में कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं कम हो गई हैं। वैसे भी पार्टी पिछले 15 साल से सत्ता में है और अब तरुण गोगोई उम्र की वजह से चुनाव अभियान का बहुत सक्रिय नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में भाजपा को शर्मा के रूप में ब्रह्मास्त्र मिल गया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई और ब्रह्मास्त्र भाजपा को नहीं मिलने देगी। तभी कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत सावधानी से नेतृत्व का संकट सुलझाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरी तरजीह दी गई है, क्योंकि उनको लेकर सबसे ज्यादा खतरा था। वो भाजपा के साथ जा सकते थे। तभी राहुल गांधी ने अपनी पसंद के युवाओं को कमान देने की जिद छोड़ी है और अब बहुत संभव है कि अंबिका सोनी के नाम पर सहमति बन जाए। इसी तरह कहा जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा में भी कमान हुड्डा परिवार को सौंपेंगे। अशोक तंवर का प्रयोग फेल हो गया है और वे नहीं चाहते कि रणदीप सुरजेवाला को बहुत ज्यादा तरजीह देने से हुड्डा परिवार बिदक कर अलग हो जाए। इसी तरह उत्तराखंड में हरीश रावत और हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह को भी अपने हिसाब से काम करने की छूट मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के नगर निकाय चुनाव की हार को बहुत गंभीरता से लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में रणनीति बदलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान इस बात से हैरान परेशान है कि ललित मोदी की मदद और व्यापम मामले पर इतना भारी माहौल बनाने के बावजूद दोनों राज्यों में भाजपा कैसे जीत गई। इसे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी माना जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह राहुल गांधी की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हार का ठीकरा इन दोनों के ऊपर फूट रहा है। इसी
इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी राहुल गांधी की पसंद हैं, लेकिन 2 साल के भीतर ही उनकी सरकार अपनी लोकप्रियता खोने लगी है। इसका संकेत बेंगलुरु नगर निगम की हार में दिखा। तभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आंखें मूंद कर अपनी पसंद के लोगों पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। उन्होंने सबको खुली छूट दे रखी थी, लेकिन अब वे रणनीति बदल रही हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के पुराने नेताओं के साथ राहुल ने तालमेल बनाया है और उनको प्रदेशों का संकट सुलझाने को कहा है। तभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने पंजाब का संकट सुलझाने की पहल की है। राहुल गांधी को दिख रहा है कि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र सब जगह प्रदेश नेतृत्व में खींचतान है। सो वे अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार कर वरिष्ठ नेताओं के दांव पेचों से मामला सुलझाने की राजनीति करेंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच होगी। हाईकोर्ट ने आज अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से कहा है कि मंगलवार को आरक्षण के लिए हुई महाक्रांति रैली के बाद पटेल समुदाय के लोगों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच करे और 2 हफ्ते में रिपोर्ट दे। गौरतलब है कि मंगलवार को आंदोलन के बाद इसके नेता हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने से हिंसा भड़की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मियों को खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते और लोगों पर लाठी चलाते दिखाया गया है। बहरहाल 2 दिन के तनाव के बाद आज गुजरात में शांति रही, लेकिन एहतियात के तौर पर सूरत, राजकोट और महसाणा में सेना की तैनाती रही। शांति कायम रखने के लिए सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। सूरत में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और अहमदाबाद व सूरत में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद रखा गया है। कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है और स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ लंबी मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान से आया एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया है। इस पकड़े गए आतंकवादी का नाम सज्जाद अहमद बताया जा रहा है। सुरक्षा बल उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वो अपने 3 साथियों के साथ सीमा में घुसा था। पहले इस ग्रुप को उरी में देखा गया था, लेकिन वहाँ से सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहे। कल शाम इनको फिर से बारामूला में देखा गया, जहाँ सुरक्षा बलों के साथ 20 घंटे तक इनकी मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और सज्जाद अहमद को जिंदा पकड़ा गया। इससे पहले अगस्त में ही उधमपुर में पाकिस्तान से आए आतंकवादी नवेद को पकड़ा गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर सरकार पर हमला बोला। 3 दिन के दौरे पर गए राहुल ने कहा कि राज्य में अवसरवादी गठबंधन की सरकार बनी है, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने आज पुलवामा में एक रैली को संबोधित किया और अपने पूर्वजों को याद करते हुए कहा कि यहाँ आकर उनको लगा कि वे अपने घर आ गए हैं, क्योंकि उनकी जड़ें यही हैं। राहुल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की थी, जिन्हें केंद्र और प्रदेश की एनडीए सरकार जारी नहीं कर पा रही है। 3 दिन की यात्रा के दूसरे दिन आज राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और युवाओं की तरक्की के लिए काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अच्छे कामकाज की गूंज दिल्ली तक है। नीतीश कुमार के न्योते पर केजरीवाल सुशासन पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, बल्कि नियत की कमी है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ ये आरोप भी दोहराया कि वह दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। केजरीवाल ने बिहार के लोगों से नीतीश कुमार को फिर से जिताने की अपील की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले केजरीवाल ने दिल्ली में बिहारी सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने नीतीश को सम्मानित किया। इससे पहले पटना पहुंचने पर अन्ना हजारे के समर्थकों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया के उन्हीं देशों में विदेशी पूंजी जाती है जो मुनाफे का अवसर लिए होते हैं और जहां काम करना आसान होता है। इन कसौटियों में भारत आज भी वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, 5 साल पहले था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद कारोबारी का भारत में जीना, काम करना आसान नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कारोबार करने के लिहाज से भारत दुनिया के पहले 100 देशों की सूची में नहीं आता है। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसी और आर्थिक संस्थाएं मानती हैं कि भारत में कारोबार करना मुश्किल है। तभी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी हर विदेश यात्रा में निवेशकों और उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि भारत में उनको जो भी मुश्किल आती रही है उसे अब दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे भारत आएं, उनका लाल
कालीन बिछाकर स्वागत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको लाल फीताशाही नहीं बल्कि लाल कालीन मिलेगी, लेकिन पिछले 15 महीनों में कुछ भी बदलने के संकेत नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सदिच्छा के बावजूद लाल फीताशाही जस की तस है। अगर कुछ बाधा नौकरशाही के कारण है तो कुछ सरकार के नजरिए की वजह से है और कुछ अदालतों के कारण है तो कुछ गैर सरकारी संगठनों के कारण। नेस्ले के उत्पाद मैगी के मामले से इसे समझा जा सकता है। मैगी के कुछ सैंपल में जरूरत से ज्यादा मात्रा में MSG मिलने की खबर आई और उसके बाद आनन फानन में देश भर में मैगी पर पाबंदी लगा दी गई। सवाल है कि क्या इस तरह के फैसलों से विदेशी निवेशकों को भारत आने का प्रोत्साहन मिलेगा? पिछली तारीखों से टैक्स की गणना और आर्थिक सुधार के एजेंडे का अटक जाना भी एक कारण है जिससे विदेशी निवेश की गाड़ी ठहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा में वहां के निवेशकों को बहुत भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको पता है कि यहाँ के कुछ कारोबारियों को भारत में दिक्कत होती है, लेकिन उन दिक्कतों को दूर करने के लिए वे वाणिज्य मंत्री को भेजेंगे और वे निजी रूप से यह मामला देखेंगे। तभी 75 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। इससे पहले जापान और चीन ने भी भारत में बड़े निवेश का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने वहाँ के उद्योगपतियों से वादा किया है कि वे कारोबार को आसान बनाने वाले कानूनी सुधार करेंगे, लेकिन भारत में कानूनी सुधार इतना आसान नहीं होता है। इसका नतीजा ये है कि भारत में दर्जनों किस्म की मंजूरी लेने से बचने के लिए भारत के कारोबारी दुबई या दूसरे देशों में जाकर पैसा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों से निवेश आमंत्रित कर रहे हैं और अपने देश का निवेश दूसरे देश में जा रहा है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने श्रम सुधारों की पहल की। उन्होंने भूमि सुधार की पहल के तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की पहल की। सरकार ने GST के रूप में अप्रत्यक्ष करों में सुधार का बड़ा कदम उठाया, लेकिन सरकार के सुधार के सारे प्रस्ताव अटके हुए हैं। घरेलू राजनीतिक बाधाओं की वजह से सुधार के तमाम कानून अटके हुए हैं। नौकरशाही के रवैये में भी कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। हाल के दिनों में इतने अधिकारी कानूनी पचड़े में फंसे हैं कि फैसले करने से हिचक रहे हैं। अकेले कोयला मामले में सचिव स्तर के 3 अधिकारी उलझे हुए हैं। इस वजह से भी नीतिगत स्तर पर सुस्ती आई है, यानी प्रधानमंत्री की तमाम सदिच्छा के बावजूद आर्थिक सुधारों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है और नौकरशाही के नजरिए में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में निवेश की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? अब एक ब्रेक है, उसके बाद विदेशी पूंजी निवेश की बातों पर चर्चा करेंगे। भारत में यह सुनकर जनता के कान पक रहे हैं कि दुनिया में भारत को लेकर विश्वास बना है। विदेशी पूंजी निवेश के वायदे हैं, लेकिन वायदों और भरोसे से आगे बात नहीं बढ़ रही है। विदेशी निवेशकों के लिए भारत मन भावन नहीं बना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी पूंजी निवेश को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी खाड़ी देशों की यात्रा की, तब भी उन्होंने कहा कि इतना निवेश आने वाला है। क्या सचमुच में जापान की यात्रा से लेकर UAE की यात्रा तक जितनी घोषणाएं हुई, क्या वो सचमुच में आती हुई लग रही है? क्या है हकीकत, क्या है? देखिए व्यास जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मामला है FDI का। FDI का जो मामला है वैसे वो आर्थिक माना जाएगा, लेकिन है ज्यादा पॉलिटिकल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि नरेंद्र मोदी क्या थे? एक गुजरात के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर। दूसरी इमेज क्या थी? डेवलपमेंट की। तीसरी इमेज क्या थी कि वो ऐसे है जो पूंजीपतियों के साथ रहते हैं, उनको सुविधा देते हैं और डेवलपमेंट कराते हैं, पूंजी ले आते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। और उन्होंने जो मुंद्रा में किया है, जो देखने लायक है, जिसने नहीं देखा है वो नहीं जानता है कि गुजरात में डेवलपमेंट कैसे हुआ है। मुंद्रा का जो पोर्ट है वो वर्ल्ड क्लास बनवाया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं तो कहूंगी ये हुई है कि जो मोदी गवर्नमेंट और जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, जिनकी इमेज प्रो बिजनेस, प्रो डेवलपमेंट और प्रो एम्प्लॉयमेंट थी, वो सरकार में आके कुछ 2 चीज पे ऐसा उनका माहौल बना जब से सूट बूट की सरकार का आरोप आया और उन्होंने ये ब्लैक मनी के सामने
एक नया कानून भी ले आए और HSBC के जो अकाउंट्स है जिसमें ब्लैक मनी है, तो बाबा रामदेव और ऐसे फैक्टर और मीडिया के दबाव में उन्होंने एक थानेदार सी भूमिका निभाई। आप समझ रहे हैं ये सब तो अंदरूनी बातें, हाँ, ये खास तौर पे विदेशी इसमें ये हुआ है कि वो लोग देख रहे हैं कि ये सरकार थानेदारी करने वाली है या हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देने वाली है, उसका अभी वो अपना एक जायजा नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है देखिए, पर एक बाजू ये एक माहौल सा बना है जिसमें सवाल हुए हैं, दूसरी बाजू मोदी इतनी मेहनत कर रहे, दिन रात जाग के मेहनत कर रहे, और एक मोदी गवर्नमेंट ने 214 से 222 तक का एक प्लान बनाया है जिसमें 8.70 लाख करोड़ एनर्जी में, 1.80 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में, 80,000 करोड़ डिफेंस के लिए, 75,000 करोड़ गांव में ये जो कृषि योजना है उसमें, और अटल पेंशन योजना और नमामि गंगे, मुद्रा बैंक उसमें 53,000 करोड़। तो उनका है कहना, सरकार का कहना ये है कि 2022 तक उन्हें 12.61 लाख करोड़ पैसा चाहिए। तो ये सब FDI में आना है आधा, और आधा पब्लिक सरकारी खर्च में। लेकिन मुझे लग रहा है इतना एम्बिशियस बनने के बाद अगर आप थानेदारी का माहौल बनाएंगे तो FDI नहीं आएगी। मुझे लग रहा है काफी लोगों ने प्रॉमिस दिया है पर सब रुक के बैठे हैं कि नहीं आप इसमें नहीं, मेरा मेन बात पे, पॉलिटिकल बात पे आती हूँ। देखिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट भी पॉलिटिकल होता है और पॉलिटिकल लाइन सोच के इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे नहीं करता है। मुझे लग रहा है बिहार इलेक्शन है ना जी, उसकी सब वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर एक बात में बुनियादी सवाल ये कि जब जापान की सरकार, मतलब ये जो सरकार के स्तर पर या दोनों फंड के स्तर पर दोनों देशों के संगठन मिलकर तय करें कि हम इतना कर रहे हैं, फिर भी वो FDI के प्रोजेक्ट भले रेल हो या ये हो, इसमें क्यों नहीं उसका क्यों नहीं मामला आगे बढ़ रहा है? बिकॉज मैं कह रही हूँ कि ये दो कारण से HSBC के जो फॉरेन मनी में उन्होंने जो नए कानून में सजा की सुविधा कर दी है, वो तो रहेंगे, वो तो अब रहेंगे, तो ये वो तो नहीं बदला जाएगा। बिजनेसमैन तो आखिर में स्वार्थी प्राणी होता है ना। फिर वो विदेश यात्राओं में जाके ये सब बातें कर रहे हैं, इतना भरोसा दे रहे हैं, इतने बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, तो ये मोदी एसेंशियली आशावाद का आदमी है। उसको वो विदेश जाके ये बैंड बजाएंगे और बहुत खूबसूरती से और बहुत सुरीला बजाएंगे, उसमें कोई मना, और क्या उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है? उससे आखिर में उनकी आज से 3 साल बाद 4 साल बाद उनकी साख पे वो बनेगा कि इतनी बातें हुई थी और पैसा नहीं आया। इसीलिए मैं बीच में कह रही थी, आप मान नहीं रहे, मैं कह रही हूँ बिहार इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार देखिए, जो पैसे लेके और पैसे इन्वेस्ट करने की तैयारी के साथ बैठे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन अगर जीत जाएंगे तो एक ऐसी स्पाइरल इंपैक्ट होगी अगर जीत जाएंगे कि मोदी में ये सूट-बूट की सरकार का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ है वो निकल जाएगा और मोदी ठोस होके जैसे गुजरात में राज करते थे ऐसे यहाँ आगे बढ़ेंगे। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।